हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सविता एंड वेलकम टू सक्सेस टॉक। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 रीड करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 11, इमारतें, चित्र तथा किताबें। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, चलिए यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातुकर्ण धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था और वह कौन कौन से तरह का लोहा था? खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। तो इन तरह के लोहों का निर्माण किया जाता था भारत के द्वारा। लौह स्तंभ। तो देखिए यहाँ पर एक लौह स्तंभ का चित्र दिखाया गया है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। लौह स्तंभ। मेहरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेखों से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उसके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उसके कुछ प्रमुख कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं और इसे धातु मंजूषा कहते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको धातु मंजूषा कहा जाता है। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थर से ढक दिया गया। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजा रहते होते थे। अमरावती कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इस स्थान पर पुरोहित धर्म अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में कई बार मंडप, शिखर और गर्भगृह के बारे में पूछ लेता है। तो ये लाइंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं सांची के महान स्तूप के। चलिए एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं हम। ऊपर सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में दिखाया गया है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा।
इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। बाएं, अमरावती की एक शिल्पकृति। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करिए। तो देखिए, ये अमरावती की एक शिल्पकृति दिखाई गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम इन चित्रों के बारे में देखते हैं एक बार। बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले पकी ईंट तथा पत्थरों से बनाया गया था। दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एक काश्मिक मंदिर। इसमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराशकर बनाया गया है, इसीलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराशकर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। दाएं, ऐहोल का दुर्गा मंदिर। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। तो देखिए, ये मंदिरों के बारे में बताया गया है यहाँ पर। चलिए अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। मानचित्र 7 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई समस्याएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसीलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सबको के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। तो ये मंदिरों के निर्माण के बारे में बताया गया है कि किस किस तरह मंदिरों का निर्माण किया जाता था। तो यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, चलिए एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं हम थोड़ा। बाएं, उड़ीसा का जैन मठ। एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। पृष्ठ 14 पर दिए गए चित्र और यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है? नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र। क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की हो गई होगी? तो देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। चलिए अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथीदांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्चा दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसीलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि इतने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। चित्रकला। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों साल के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरे होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है। तो देखिए, ये चित्र देखिए यहाँ पर, ये देखिए कितना सुंदर है। अजंता के चित्र। तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम थोड़ा। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य
शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कॉलवन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। उसकी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी कोहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष में भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। तो देखिए यहाँ पर उस कहानी का वर्णन दिया गया है। चलिए अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया। इसमें कौलवन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले की खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिसके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा है, संस्कृत में लिखते थे। तो ये देखिए मेघदूत का एक श्लोक दिया गया है यहाँ पर। एग्जाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, बट अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। तो चलिए हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी इन कहानियों, जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकते हैं। स्त्रियां तथा शूद्र, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में मानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराणों और महाकाव्य दोनों को ही व्यास नाम के एक ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवद गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उसके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता को लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर दिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों को दर्शाती जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ में दी गई है, बंदर राजा की कहानी। तो फ्रेंड्स, ये कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पस से, बट अगर आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। तो आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। इसमें उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली।
तो उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढी थी जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की, इसके बारे में और पता लगाए। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों के द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उनके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। आयुर्वेद आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी के तथा सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी के। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। अन्यत्र कागज आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती है। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के एक व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई। प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ किस चीज़ पर तैयार की जाती थी? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आपके लिए। हमने ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो बताइए आप कि प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ किस चीज़ से तैयार की जाती थी? आई थिंक याद आ गया होगा आपको कि भुर्ज पेड़ की छाल से तैयार की जाती थी पांडुलिपियाँ। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। चलिए एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स पर हम नज़र डाल लेते हैं। महत्वपूर्ण तिथियाँ। स्तूप निर्माण की शुरुआत कब हुई थी? 2300 साल पहले हुई थी। अमरावती 2000 साल पहले हुए थे। कालिदास 1600 साल पहले थे। लौह स्तंभ, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी और आर्यभट्ट ये कब थे? ये 1500 साल पहले थे। और दुर्गा मंदिर का निर्माण कब किया गया? ये 1400 साल पहले किया गया। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।